हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो 3D ज्योमेट्री पढ़ने हम आ गए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया था और मैं आपको बता देता हूँ कि हम पूरी क्लास 12th की CBSE की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अभी तक हमने पूरा का पूरा कैलकुलस कर लिया है और वेक्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उन चीज़ों का जो कि 3D ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। हालांकि बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, दो ही चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको आप DRs या DCs बोलते हैं, और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए NCERT और प्रीवियस ईयर दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ डाल दिए हैं और आज की क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 17 रहने वाले हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिखा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, foot of perpendicular, image of the point, point of intersection of two lines, shortest distance between two lines, या फिर a line that is perpendicular to two given lines। इस सभी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए उन चीज़ों के बारे में जो कि हमें 3D ज्योमेट्री पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं अभी ऐसा प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सपोज हो सकता है वेक्टर्स भी ना पढ़ा हो। हालांकि जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा वेक्टर्स के बेसिस पे ही है, तो वेक्टर्स आपको आना एक प्री रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कुछ चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आप अपना पेन पेपर लेके हो जाइए तैयार और जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिखते जाना। ठीक है, जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो उनका एग्जाम ही होगा पक्का, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए भी आपको। ठीक है, और आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही जाए। ठीक है, ये बातें तो आप मेरी स्किप कर रहे होगे पर क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, अगर कोई मेरे को 2 पॉइंट्स बता दे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट्स के वो मेरे को कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे सपोज इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 215 और इसके कोऑर्डिनेट सपोज दे दिए 716। ठीक है, और कोई मेरे से ये पूछे कि AB वेक्टर क्या है, या फिर A से B का डायरेक्शन क्या है, या फिर A से B के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो इन सबको कैलकुलेट करने का देखो क्या तरीका होता है कि आपको बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है। यानी कि अगर आप AB वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे 5 का। बेसिकली ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का वेक्टर है एंड इट मीन्स दैट इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A टू B, आपको x एक्सेस में और आई शुड से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और z डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं x डायरेक्शन में आपको 5 आगे जाना है, देन y डायरेक्शन में आपको 2 आगे जाना है, एंड देन z डायरेक्शन में आपको 1 यूनिट्स आगे जाना है। यहाँ पे i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मतलब ये है कि अगर आपको 1 यूनिट आगे जाना हो x डायरेक्शन में तो उसे आप i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि हमें यहाँ पे 5 यूनिट x की डायरेक्शन में आगे जाना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 5 i कैप। ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y है और ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z है। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी और जिन्हें पहले आती थी उनका ये काम रिवाइज हो गया होगा। अच्छा भाई, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उससे हम वेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेक्टर की बात हो रही है, लाइन वाइन की कोई मैंने बात नहीं करी। दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और सपोज ये दोनों ही सेम पॉइंट हैं, ले लेते हैं A और B, यही 2 पॉइंट ले लेते हैं, 215 और 736, और मैं आपसे डिस्टेंस AB की बात करता हूँ कि डिस्टेंस AB किसके इक्वल होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये होता था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस z के डिफरेंस का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो रूट 30 यूनिट्स क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस AB आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सो
इसी कुछ तरीके से हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालते थे, अगर आपको ध्यान हो। और मैग्नीट्यूड क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे भी √30 के इक्वल आ गया। यानी कि सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर तो आपको वेक्टर कैलकुलेट करना है तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। पर अगर मैं कभी भी आपसे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं आपसे ये लेंथ ए बी पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही चीज़ हमें डिस्टेंस फार्मूला से भी देखने के लिए मिली और यही चीज़ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर से भी देखने के लिए मिली। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा भाई, इसके बाद हमने एक चीज़ देखो और पढ़ी थी, वो भी मैं आपको हल्की सी यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि अगर सपोज हमें किसी ने दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मैं इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बाकी की जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे कि हो सकता है किसी भाई को डॉट प्रोडक्ट ही ना आता हो अभी तक, वो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी को हम किस तरीके से लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मॉड बी का मॉड। जो भी बच्चा ये मतलब वेक्टर्स की जो भी ये सब बारीकियां मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से सीखना चाहता है तो उसके लिए मैंने वेक्टर की एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं और उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ कर सकते हैं। पर अभी के लिए इतना जो मैं बता रहा हूँ 3D के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है कि अगर आपको ये पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉड बी का मॉड, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे, शाबाश भाई। अब देखो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं और फिर ये समझते हैं कि इनको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है, कैसे ये दिखते हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें समझते हैं भाई। तो देखो डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ सो आप ऐसा सोच सकते हो दैट यू हैव टू वॉक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, and to continue in that particular direction you have to proceed in a certain ratio in x, y and z directions respectively। अगर तो आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है तो आपको क्या करना है कि x एक्सिस में इतना डिस्टेंस, तो y एक्सिस में इतना डिस्टेंस, तो z एक्सिस में इतना डिस्टेंस आपको वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, सो जिस रेशियो में आप x, y और z में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। यानी कि आपको सपोज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था, अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए सपोज आपको x में 2 यूनिट्स, y में 1 यूनिट और z में 3 यूनिट्स आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अगर तो सपोज अब आप x के अंदर 4 यूनिट आगे बढ़ गए यानी कि पहले के डबल, तो y में भी आपको पहले के डबल यानी कि 1 का डबल 2 और z में भी पहले का डबल 3 का डबल 6 आगे बढ़ना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेशियो, बिकॉज रेशियो मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती अगर हम दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि आपके सपोज मैथ्स और फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो सपोज 5:4 में है। ठीक है, तो इसको मैं एक चीज़ और भी बोल सकता हूँ कि ये 10:8 में है या फिर 50:40 में। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है क्योंकि वो कैंसिल होके उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी समझते हैं रेशियो को। जैसे कि सपोज कोई भी एक पॉइंट था A, इसके मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, जैसे सपोज मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1, 5, -2, और एक पॉइंट था अपने पास B, इसके भी मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज इसके पॉइंट हैं 7, 0 और सपोज 2 इसके पॉइंट हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है, सॉरी। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन ए बी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो देखो अभी मैंने आपको बताया था बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकल जाता है, वेक्टर निकल जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, -5 j कैप और 2 -2 तो +4 k कैप।
आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर तो सपोज ये कोई वेक्टर ना हो करके ए बी एक लाइन होती, एक ऐसी लाइन जो कि ए और बी से पास हो रही है, सो इसका डायरेक्शन भी क्या रहता, यही इसका डायरेक्शन रहता। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या रहती वो भी अभी हम थोड़ी सी देर में सीखेंगे, पर ए बी का डायरेक्शन क्या रहता, ये डायरेक्शन रहता। अच्छा भाई, अब मैं अगर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज लिखना चाहूँ तो दे आर नथिंग बट सिंपली द कोफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे drs ऑफ ए बी के आ जाएंगे 6 - 5 एंड 4। अब क्योंकि ये रेशियो हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 - 25 एंड 20 are also the direction ratios of this line AB or you can say vector AB। अच्छा भाई देखो, लाइन और वेक्टर के अंदर थोड़ा सा अंतर है। देखो, लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती रहती है। जैसे सपोज ये पेनिक लाइन है तो इधर भी एक्सटेंड होते रहेगा, इधर भी एक्सटेंड होते रहेगा। पर देखो वेक्टर क्या होता था, पॉइंटेड होता था, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन होता था। जैसे कि अगर इस तरफ इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है। पर लाइन जो है वो इधर से इस तरफ भी आ सकती है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर के केस में 0 एंड 180 डिग्रीज क्या हो रहा था कि अपोजिट हो रहा था, पर लाइन के केस में 0 और 180 डिग्री सेम ही बात होती है, क्योंकि जो लाइन इधर जा रही है वो लाइन वापस भी इधर आ रही है। पर वेक्टर के केस में इधर नहीं होता, सॉरी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, मतलब ये यहाँ से निकल के ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक है, या फिर जो भी उसका डायरेक्शन है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, वो वापस नहीं आ सकता। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर तो मैं किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखता तो कभी भी मैं इनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बोल सकता था कि अभी भी ये डायरेक्शन रेशियो सेम है। पर लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसे -1 - 2 से भी अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। बहुत ही बारीक बात है, पर बच्चे इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करते ज़्यादा। तो वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, और अगर वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला है तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, पर लाइन क्या है, वो वापस भी आ सकती है, क्योंकि लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करी जा सकती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे कि मतलब बोलते हैं कि लाइन की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, मतलब वो इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अच्छा भाई, अब डायरेक्शन कोसाइन पे चलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो के अंदर देखो मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो के अंदर मैंने आपको ये बोला कि दैट इफ यू हैव टू move in this particular direction, in what ratio you should proceed in x, y and z directions respectively। अब डायरेक्शन कोसाइन इसी बात को थोड़ा सा लिमिट कर देता है और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही आपको मूव करने के लिए बोलता है। वो स्पेसिफिक डिस्टेंस 1 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डायरेक्शन कोसाइन ये बोलता है दैट इफ यू हैव टू अल्टीमेटली ट्रैवल 1 यूनिट डिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, देन what is the distance traveled in x, y and z directions respectively। ठीक है, ये बोल रहा था कि आपको इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होते जाना है, मतलब आप चलते जाओ। सो x में, y में और z में कितना कितना आगे बढ़ो, सो दैट यू विल कीप मूविंग ऑन द सेम पाथ। इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन यू जस्ट हैव टू ट्रेवल 1 यूनिट डिस्टेंस, एंड फॉर that 1 unit distance, the distances that you need to travel in x, y and z directions are the direction cosines of that vector। I hope ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते जाना है तो किस किस रेशियो में x, y और z में आगे बढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइन के केस में सिर्फ आपको एक ही यूनिट जाना है, तो x में कितना जाना पड़ेगा, y में कितना जाना पड़ेगा और z में कितना आगे जाना पड़ेगा, वो क्या है, अपना डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा भाई, अब देखो इसको डायरेक्शन कोसाइन को समझने के कई तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तरीके से मैं और भी आपको डायरेक्शन कोसाइन समझा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन क्यों है। ठीक है, ओके गाइस, नाउ लुक, जैसे कि सपोज अपना एक वेक्टर था, यही सेम ही ले लेते हैं अभी। अब मैंने ए बी वेक्टर लिख लिया तो ऑफकोर्स सेम ही ए बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने ये ए बी वेक्टर लिख लिया। अब एक काम करते हैं, मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ टू नो दैट
कि ए से लेके बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड कर देता हूँ तो आई विल गेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूँ तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25 प्लस 16, तो 52, 62, 72, तो 77 का रूट अंडर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। यानी कि द डिस्टेंस ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 77. But as per the definition of direction cosine, we just have to move one unit distance. But I also have to keep this direction same. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक यूनिट डिस्टेंस जो आगे वेक्टर बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखो जैसे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 77। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 77, सो अगर मैं वेक्टर ए बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा, इसका मैग्नीट्यूड रूट 77 था, आपने रूट 77 से इसे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज आपका जो वेट है वो 60 kg है ना, सॉरी जो आपका मास है वो 60 kg है। अगर आप अपने मास को 60 से ही डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड कितना था, रूट 77 था, मैंने इसे रूट 77 से ही डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचना चाहिए, यूनिट वेक्टर बचना चाहिए, पर इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। यानी कि अगर मैं ए बी के डीसीज की बात करूं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझाया, तो डीसीज ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, 6 बाय रूट 77 माइनस 5 बाय रूट 77 और यहाँ पे 4 बाय रूट 77। आई होप ये बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो डी आर्स होते हैं। डी आर्स क्या हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कोई यूनिट वेक्टर है तो जो उसके कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कैसे यूजफुल हो सकते हैं दो लाइंस को पैरेलल या परपेंडिकुलर करने के लिए, वो भी अभी हम देखेंगे। पर उससे पहले एक बार मैं ये डी आर और डी सी की जो भी मैंने कहानी आपको सुनाई, इसको एक बार मैं जनरलाइज कर देता हूँ। देखो, अगर तो कोई एक वेक्टर है जिसके डी आर्स जो हैं वो ए बी सी है, ए बी सी हैं, तो आपने अगर ध्यान से देखा हो कि अगर सपोज, मैं पूरा ही जनरलाइज कर देता हूँ, अगर सपोज अपना कोई एक वेक्टर था पी क्यू, और पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल था, सपोज ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल था, तो कोरिया का बच्चा भी अब ये बात बता सकता है कि इसके डी आर्स जो होंगे सर वो ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे। डी आर्स को हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। अब अगर मेरे को डीसी कैलकुलेट करने हैं तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि आपको पी क्यू कैप बनाना पड़ेगा, पी क्यू का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। सो जो आपके पास यहाँ पे डीसीज निकल के आएंगे उनको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी वैल्यू जैसा कि यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट करी है, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू ए बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे किया भी है। देखो ए क्या था, 6 था, ए क्या था, 6 था, और हमने उसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 77 से डिवाइड कर दिया। और m क्या हो जाएगा, या फिर चलो मैं एक और बार इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ। अगर मैंने क्या करा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाला, अब जिसको दिक्कत हुई होगी ना उसको भी नहीं होगी, फिर वो भी समझ जाएगा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाला, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैंने क्या करा, पी क्यू वेक्टर से पी क्यू के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पी क्यू के मैग्नीट्यूड से अगर इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ए बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और जब हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर बन गया था तो इन्हीं कोफिशिएंट्स को हम क्या बोल रहे थे, डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहे थे। सो डीसीज क्या हो जाएंगे बेसिकली, एल हम बोलते हैं जो फर्स्ट अपना एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन है, देन एम बी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन एन इज इक्वल टू सी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और बताओ, अगर मैं इसकी और इसकी स्क्वायरिंग करके इन्हें ऐड कर दूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो ए बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो बी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे सबके क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में भी सेम थिंग, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आई होप इतनी बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है, शाबाश। अब देखो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे जो भी हैं ये, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं। देखो भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि याद करके भी काम चल जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से सब समझाऊंगा। ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, x डायरेक्शन है, ये क्या है, y डायरेक्शन है, और ये क्या है, z डायरेक्शन है। ये हमारे किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, आप इसे a बोल सकते हो, ओरिजिन सोचने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे किसी भी वेक्टर का b पॉइंट है। ठीक है, सो हमारा जो फाइनल वेक्टर हो गया ये वाला हो जाएगा कि ये a से लेके b की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके बाद होता क्या है कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये लाल वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये अल्फा है, जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये बीटा है, और जो z एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है ये क्या है, गामा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने एज्यूम किया है। अच्छा भाई, अब देखो ये जो वेक्टर है इट इज़ द रिजल्टेंट, मतलब कि अगर आप ऐसा सोच सकते हो, अगर ये a था, ये c था और ये b था, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, सो हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बेस हो गया, ये एक बेस हो गया, और ये क्या हो गया, इस बेस का हाइपोटेनस हो गया, और ये जो आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। सो क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करा है, ये डिस्टेंस a और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमने ये काम यहाँ पर कर रखा है, सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्योंकि हम यहाँ पे कर चुके हैं। 3D में इसको सोचने की कोशिश करो आप थोड़ा सा। ठीक है, सो क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर चुके हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा। और सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा और ये कॉस गामा है, यानी कि एल की वैल्यू कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर गामा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, अपना 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इन्हें साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो आपको एक और रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट भी हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतनी बात सारे बच्चों के दिमाग में घुस गई होगी। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। देखो भाई, चलो भाई, शाबाश। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स दिस दैट एंड, जो भी ये एंगल बना रहे हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा
और कॉस गामा के इक्वल होता है, ठीक है। जिसको अभी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन भी है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप बस ये सोच सकते हो कि ये हमारा क्या था, एक ऐसा वेक्टर था जिसके मैं डायरेक्शन को साइन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ए बी। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है, ए बी सी, जो कि ए बी सी हैं, जो कि हमारे कोई भी अगर वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट ही हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का क्या तरीका है कि इन्हीं कोफिशिएंट्स को पूरे के पूरे वेक्टर के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करा जाता रहे। जैसे कि ए को इसके पूरे मैग्नीट्यूड के साथ, बी को इसके पूरे मैग्नीट्यूड के साथ और सी को इसके पूरे मैग्नीट्यूड के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो देखो यहाँ पे हमें एंगल दे रखे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो कॉस 90 हो गया और एक कॉस 135 हो गया, ये कॉस 45 हो गया, है ना। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसकी हमें थोड़ी कन्वर्ट करके लिखनी पड़ेगी। 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो कॉस 45 हो गया, यानी कि -1/√2 इसका ये सेकंड वाला डायरेक्शन कोसाइन रहेगा। और कॉस 45 तो आपको पता ही है 1/√2 हो जाता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन सब में। Find the direction of cosines of the line which make equal angle with the coordinate axes। अच्छा भाई, अगर ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हमें दिया है क्वेश्चन में, है ना। एक ऐसी लाइन है जो कि इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछे गए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा गामा इक्वल है, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉस 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 लिख दिया सबके साथ, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इसको हम एल बोलते थे, इसको हम एन बोलते थे और इसको हम एन बोलते थे, एल एम एन बोलते थे, ठीक है। तो ये तीनों भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, मैं ऐसा, मेरे को पहले से जानकारी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे मैंने अभी पूरा बताया था, हालांकि आप यहाँ पे एंगल्स से भी कर सकते थे, इस वाले से भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। तो और मेरे को अभी पता चला कि ये सब क्या हैं, तीनों इक्वल हैं। तो m भी किसके इक्वल है, l के इक्वल है, तो इसकी जगह भी l स्क्वायर लिख लिया और इसकी जगह भी l स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो l स्क्वायर कितना आ गया, 1/3 आ गया। सो l कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3 आ गया। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। सो एक ऐसी लाइन जो कि इक्वल एंगल मेक करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, l की वैल्यू 1/√3, तो m की भी 1/√3 और n की भी 1/√3, या फिर अगर l की -1/√3 तो m भी इक्वल है और n भी इक्वल है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्लियर है, शाबाश। अच्छा भाई, आगे चल लेते हैं। इधर देखो, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस 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 देन फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। यानी कि देखो, हमें इन लोगों ने a की वैल्यू दी है, डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू दी रखी है, a b और c की वैल्यू दे रखी है। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है l किसके इक्वल है, a बाय में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m किसके इक्वल है, b बाय में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। और n किसके इक्वल है, c बाय में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज भर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, -18 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 324, 18 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर 144 कर दिया, और इसका स्क्वायर क्या कर दिया हमने, 4 का स्क्वायर क्या कर दिया, 16 कर दिया। आ गई बात समझ में आपको या नहीं आ गई? एक बार इसका सम कर लेते हैं। सो 18 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो गया, 350 हो गया। सो 350 450 496 हो गया, ठीक है। सही किया मैंने, टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्योंकि हमें सम 496 पता चल ही चुका है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँगा, 12 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 496, और यहाँ पे गलत कर दिया ना सम, कोई बात नहीं, ठीक कर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ये पता नहीं ऐड नहीं हो पा रहा है क्या मेरे से, 30 40 340 440 484 तो 22 का स्क्वायर होता है,
सो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग सेम ही लिख लेते हैं फिर 22, और यहाँ पे -4/22। ऑफकोर्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6/11 -2/11 एंड -9/11, अपने अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई का मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बता रहे हैं कि एक ऐसी लाइन है जो कि x और z एक्सिस के साथ 30 एंड 60 डिग्री एंगल बना रही है। आपको बताना है y एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बनाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो देखो हमको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा अगर और cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा का जो सम होता है ये 1 होता है, अगर मैं एंगल की टर्म्स में बात करूं। अदरवाइज मेरे को ये भी पता है L² + M² + N² 1 होता है अगर बिना एंगल के टर्म्स में बात करनी हो तो। अब यहाँ पे x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते थे तो cos स्क्वायर 30 हो गया। ठीक है, y एक्सिस के साथ तो एंगल कैलकुलेट ही करना है, और z एक्सिस के साथ cos स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल हो गया 1। सो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 3/4 हो गया। cos स्क्वायर बीटा ये कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1/2 होता है तो मतलब स्क्वायर करा तो 1/4 हो गया। तो cos स्क्वायर बीटा इस हिसाब से कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 90 डिग्री आ जाएगी या तो 270 डिग्रीज आ जाएगी, π/2 या फिर 3π/2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 3/4 + 1/4 1 हो गया, 1 से मैं 1 को कैंसिल कर सकता हूँ। तो cos स्क्वायर बीटा 0, तो बीटा या तो 90 होगा या तो क्या होगा अपना 270 डिग्रीज हो जाएगा। अच्छा भाई, सो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज जो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को बोलते हैं। अगर इस ए बी वेक्टर को मैं एक यूनिट वेक्टर बना दूं तो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स मेरे को क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिखाएंगे। इफ समवन हैज गिवन टू यू द डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली, सो यूजिंग दीज 3 formulas you can calculate the values of direction cosines. At the same time you should also remember the fact that कि alpha, beta and gamma are the angles made by the line with the x, y and z axis respectively. ठीक है, so इस हिसाब से इसको हम मतलब इस वाले डायरेक्शन रेशियो को cos अल्फा, इसको cos बीटा और इसको cos गामा बोल सकते हैं। और ये छोटी सी चीज़ भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, इनका इस्तेमाल करके हमने छोटे छोटे 4 क्वेश्चन भी कर लिए। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन समझने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर तो 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, 2 वेक्टर हैं अपने पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये 2 वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है। तो अगर तो ये 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो मैं एज अ रिजल्ट ये लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ सकता है, और वो भी लैम्डा उस मैग्नीट्यूड के फर्क को एडजस्ट करने के लिए तैयार हमारे पास बैठा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर तो 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर। लैम्डा इधर उधर कहीं भी डाल सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक वो वाली लाइन बना दे जो मेरे दिमाग में है, आप कहोगे भाई तेरे दिमाग में क्या है, मेरे को कैसे पता, है ना। सो आप ऐसा मेरे से पूछ सकते हो कि भाई 1-2 कुछ बातें बता, तो हम आपके दिमाग में क्या है वो हम जान सकते हैं। ठीक है ना। तो आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे, सबसे पहले तो वो चीज़ की बात है कि क्या ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो मेरे दिमाग में लाइन फिक्स्ड है वही आपके दिमाग में भी आ जाए। आ रही है बात समझ में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आप क्या मेरे से पूछोगे कि सर उसका साइज़ कितना है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है ना, यानी कि उसका रेडियस कितना है, साइज़ पता चल जाएगा, और लोकेशन कैसे पता चल जाएगा, उसके सेंटर से पता चल जाएगी, है ना। तो जैसा सर्कल मेरे दिमाग में था वैसा ही सर्कल आप बना पाओगे, है ना। अच्छा भाई, इसी तरीके से लाइन की इक्वेशन, जैसे हम जब 2D में बात करते थे तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट और उसका स्लोप पता होना चाहिए था। अगर 2 पॉइंट मिल जाएं तो भी काम हो जाता था, क्योंकि 2 पॉइंट की मदद से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे। सो यहाँ पे 3D में जो स्लोप है ना उसको रिप्लेस करेगा बेसिकली डायरेक्शन, क्योंकि स्लोप किस में होता था, 2 डायमेंशन में होता था, tan थीटा की जहाँ पे हम बात करते थे। यहाँ पे अब चीज़ें 3D में मूव कर रही हैं, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो x में, y में और z में किस रेशियो में बेसिकली आगे बढ़ रहा है।
जो स्लोप होता था वो सिर्फ हमें y और x की रेशियो ही बता पाता था, ठीक है। सो स्लोप को अब यहाँ पे कौन रिप्लेस कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही कर सकते हैं, कोई भी एक अगर आपको पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। एंड अगेन यू नीड अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि a एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर समझ रहे हो ना, बेसिकली इसकी पोजीशन पता है मेरे को, जैसे कोई बता दे 1, 2, 5, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब 2, क्या बोला मैंने, 2, 3, 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बस उसको वैसे लिख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। सो ए वेक्टर क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। दोनों फॉर्म ऑफ लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लाइन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही बहुत आसान है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑन द लाइन हो गया, ये गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बी वेक्टर है, मतलब बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि वहां पे लाइन का डायरेक्शन स्लोप बताता था, यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन कौन बता रहा है, बी वेक्टर बता रहा है। ये भी गिवन डायरेक्शन ऑफ लाइन, ये भी आपको गिवन रहेगा, तभी आप लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। गिवन डायरेक्शन ऑफ लाइन, कि लाइन भाई इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो लाइन का डायरेक्शन भी आपको पता है और वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है वो भी आपको पता है। अगर तो सपोज सिर्फ यही डायरेक्शन होता सो हमारी लाइन ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, क्योंकि ये सारी ही लाइंस उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ ये पॉइंट पता होता तो इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइंस पास कर जाएंगी, ठीक है। पर हमको ये दोनों चीज़ें एक साथ पता है, यानी कि हमारी लाइन इस तरफ डायरेक्टेड है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि अब हमारी लाइन क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। बस देर किस चीज़ की है, इसकी इक्वेशन लिखने की देरी है। कोई नहीं, उस देरी को भी ख़त्म करते हैं और इसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइंस में करते थे वैसा ही यहाँ पे भी हम एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन। वहाँ पे हम इसे क्या मानते थे, x, y मानते थे, और ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पर नहीं है, ये हर एक पॉइंट ऑन दिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर हमने अपनी तरफ से माना है, जैसे हम x, y मानते थे ना, बस यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x, y, z मान लिया, क्योंकि 3D है और क्योंकि हम पूरा वेक्टर टाइप में चीज़ें पढ़ रहे हैं तो x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लगा दिया उस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x वेक्टर क्या है, पॉइंट ऑन लाइन, सॉरी r वेक्टर क्या है, पॉइंट ऑन लाइन है, any point on line. It will represent all the points lying on the line. It will represent all the points lying on the line. Clear है सारे लोगों को? शाबाश भाई, वेरी गुड। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, आई होप सो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं और समझा देता हूँ, चलो अभी नहीं समझाता, थोड़ी सी देर में समझा दूंगा। इसको भी इधर सरकाने के चक्करों में था मैं, बिंदी उधर रह गई, हटेगी भी नहीं, अब कोई बात नहीं, एक और बिंदी ले आते हैं, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हमने सीखा ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला डायरेक्शन मेरे को मिल सकता है, ठीक है ना। सो ये डायरेक्शन अगर मैं जानना चाहता हूं तो ये डायरेक्शन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या जो लाइन का डायरेक्शन है वो भी यही है, दैट इज बी डायरेक्शन भी यही है, बिल्कुल यही है। इसका मतलब तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये पूरा का पूरा जो ये बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और अगर तो दो लाइंस या दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो पैरेलल हैं तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था और ये पूरा का पूरा डायरेक्शन था। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट है सिंपली। सो पॉइंट्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर मिल गया और ये क्या है, अपना लाइन का डायरेक्शन था ही था। सो अब यहाँ पे हमारे पास लाइन की पहली फॉर्म आ गई है और इस फॉर्म को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन।
ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन या फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप ये बात सारे बच्चों के दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। क्लियर है? शाबाश भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब देखो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इधर ये एनी पॉइंट ऑन लाइन था, तो मैंने आपको बताया था ना कि इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में मानना, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी के दोनों हैं पॉइंट ऑन द लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 आई कैप y1 जे कैप। ये तो वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वाई जेड क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड ही रहेंगे, ठीक है, जी जो भी है, तो एक्स वाई जी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा भाई, ठीक है। इनकी वैल्यू होगी, जैसे पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा ना आपको, 3 2 1 दिया है, सो x1 3 हो गया, y1 क्या हो गया 2 हो गया, और z1 क्या हो गया, जो भी 1 दिया, जो भी मतलब बोला था मैंने भूल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन भी गिवन रहेगा, इसको हम बोलते हैं ए आई कैप से प्लस बी जे कैप से प्लस सी के कैप से। आपके बुक में जैसे लिखा मैं वैसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो रिवीजन वगैरह के दौरान भी। देखो ये ए और ये बी जो हैं, ये ए और ये बी से इनका कोई लेना देना नहीं, ये वेक्टर है और ये जस्ट कांस्टेंट टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टाइप यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। ये तो पूरा का पूरा क्या है, वेक्टर है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इनसे और उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से लेट कर दिया, याद मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं ले रहा हूँ उसकी टेंशन, ठीक है। अब देखो इधर, सो मैं जस्ट ये पॉइंट्स जो भी अभी मैंने यहाँ पे माने हैं, इनको इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर आर वेक्टर की जगह क्या पुट कर देता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह क्या पुट कर देता हूँ, x1 आई कैप, सॉरी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप पुट कर दिया भाई, ठीक है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं और आई वगैरह कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा, जैसे इसको इधर ले आया तो एक्स आई माइनस x1 आई, तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल्स टू, इस तरफ बच गया ए आई कैप, सॉरी लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप। इसके बाद ज़्यादा नहीं है, बस हमने क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। सो मेन जो समझने का है वो शुरू का ही है, इसके बाद तो हम क्वेश्चन करते जाएंगे, सो इतनी टेंशन उसके अंदर अपने को नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, ये अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं, तो इनके आई के कोफिशिएंट दोनों के मैच होने चाहिए। तो ये क्या होगा, x माइनस x1 should be lambda a, y minus y1 should be lambda b, z minus z1 should be lambda c. So x minus x1 by a क्या आ गया, lambda आ गया, y minus y1 by में b भी क्या आ गया, lambda आ गया, और यहाँ पे z minus z1 by c भी क्या आ गया, lambda आ गया। सो अगर इसे मैं कलेक्टिवली लिख लूँ x माइनस x1 बाई ए, इसका मतलब इक्वल होना चाहिए y माइनस y1 बाई बी के, और ये इक्वल होना चाहिए z माइनस z1 बाई सी के, और ये पूरा इक्वल होना चाहिए लेमडा के, क्योंकि लेमडा के इक्वल सब थे ना, तो ये सब लोग आपस में भी इक्वल हो गए। सो ये अब हमारे पास क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। आई होप इतनी बात आपको, या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं दोनों को एक बार आपको याद करा देता हूं, कैसे याद करोगे। आर वेक्टर ही रहेगा, पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे पॉइंट लिखना है, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, अगर पॉइंट 1 2 3 है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप लिखोगे, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सपोज लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी डायरेक्शन आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही रहना चाहिए, मतलब x शुड बी x, नॉट 2x, नॉट -x, नॉट x/2, ये x ही रहना चाहिए, ठीक है। ये y और ये z, मतलब इनके कोफिशिएंट्स तक चेंज नहीं होने चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा भाई, फिर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये सब क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है, ये क्या है, पॉइंट ऑन लाइन है, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ लिखे हुए हैं ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन है। पर कब, सिर्फ तब जब x, y और z के कोफिशिएंट्स क्या हो, 1 हो। अगर नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे तुम्हारा भाई बताएगा, अभी उस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने डाल रखे हैं, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं 3D के। अब ये एटलीस्ट ये लाइन की इक्वेशंस आप लिख के रख लो, ठीक है। अरे लाइन की इक्वेशन एटलीस्ट लिख के रख लो आप, ठीक है, कि ये वाली वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन करना आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, अब इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है हमने, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थोड़े से क्वेश्चन है वो मैं भी बता दूंगा आपको। देन कुछ मिसलिनियस डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको 5 नंबर में पेपर में दिखेंगे, हो सकता है क्या दिखेंगे ही दिखेंगे, टेंशन लेने की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नॉट बोर्ड्स, नॉट प्री बोर्ड्स, बल्कि बोर्ड्स में भी दिखेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। सो देखो, पॉइंट ऑन लाइन दे दिया और डायरेक्शन ऑफ लाइन भी दे दिया। सो देखो, हमें पता है वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है भाई। सो देखो कितना आसान सवाल है। वेक्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिख देंगे, पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, इसके पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन होगा, पैरेलल है तो 2j कैप माइनस 2k कैप। सो ये क्या हो गई, हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन हो गई। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, x माइनस पॉइंट, y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट। आ गया इतना समझ में। अपॉन में x का डायरेक्शन 3, अपॉन में y का डायरेक्शन 2, अपॉन में z का डायरेक्शन -2। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे कभी 0 भी आ जाए, तो आप इसको नॉट डिफाइंड मत समझना, ठीक है। जस्ट सपोज ये ऐसे ही होता सिर्फ, तो यहाँ मैं 0 लिखता, पर वो नॉट डिफाइंड नहीं है, दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि यहाँ पे कि ये z डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ लाइन हमने लिख ली थी, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन दिस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो पॉइंट हमें दे दिया, अब की बार तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ही दे दिया, तो कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दैट थिंग, द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो, इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता तो x माइनस पॉइंट, y माइनस पॉइंट तो +1 हो जाएगा, z माइनस पॉइंट अपॉन में x का डायरेक्शन 1, y का डायरेक्शन 2 और z का डायरेक्शन -1। आई होप ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी इस सब में। शाबाश भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, write vector form of equation of line whose Cartesian equation is this. Basically we have to convert this Cartesian equation into vector form. So r vector is equal to point on the line. तो सबसे पहले पॉइंट स्पॉट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है। यानी कि अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा a वेक्टर रहा होगा पक्का, यानी कि पॉइंट ऑन द लाइन, ये क्या है, 5 क्या, अब यहाँ पे माइनस होता है ना, -y1, तो यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस रहा होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, +6k कैप, है ना, क्योंकि फॉर्म क्या होती है y माइनस y1, तो यहाँ पे माइनस में दिखना चाहिए था यूजुअली, पर ये प्लस में, इसका मतलब ये इटसेल्फ भी माइनस में रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
और डायरेक्शन ऑफ लाइन नीचे से दिखता है तो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब बस इसको यहाँ पे हम भर देंगे। सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आ गई। क्लियर है? चलें आगे। शाबाश। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देख रहे हो ना कितनी आसानी से, एक बार बस आप सीख गए कि लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देन लाइफ इज वेरी इजी। ठीक है ना? बस दिक्कतें कहाँ तक हैं? दिक्कतें वहां तक हैं कि जब तक आपको ये सब याद नहीं हो जाता। ठीक है, एक बार आपको ये याद हो गया कि लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर, पॉइंट ऑन द लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन। ऊपर की तरफ पॉइंट सब्ट्रैक्टेड है और नीचे की तरफ डायरेक्शन रिटन है। ठीक है, तो बस इतना एक बार याद हो जाता है, फिर तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिक्कत नहीं आती इतनी। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो दोनों ही फॉर्म में लिख देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट दिया है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो पॉइंट तो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल गया। एंड पैरेलल टू दिस लाइन, अब आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे ये निकालना है कि अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है और जो हमारी लाइन का डायरेक्शन है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बस डिफरेंस किस चीज का है कि ये लाइन जो है वो -3 4 -8 से पास हो रही है और हमारी लाइन किसी और पॉइंट से पास हो रही है। डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज द गिवन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो पॉइंट तो हमें दे रखा है -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, और जो डायरेक्शन है वो हमें ये पता है कि जो इस लाइन का डायरेक्शन है वही हमारी लाइन का डायरेक्शन है। तो लाइन का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, नीचे से पता चलता है यहाँ पे। सो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और अगर इसी की मेरे को कार्टेशियन फॉर्म लिखनी होती तो x माइनस पॉइंट इज इक्वल्स टू y माइनस पॉइंट इज इक्वल्स टू z माइनस पॉइंट अपॉन 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 डायरेक्शन क्या है? 3, 5 और 6। आई होप समझ में आ गया होगा, इतने तो तुम सब समझदार हो, है ना? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई समझो, हमको ये तो पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं और उसका हमारे पास फॉर्मूला भी है। cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 अपॉन में a1 का मॉड, क्या बोल रहा हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में a का मॉड b का मॉड। ये हमें फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, पर अब की बार जो एंगल हमें निकालना है ना, वो किसके बीच में निकालना है? लाइन के बीच में निकालना है। अच्छा, जो लाइन का एंगल है या कोई भी एंगल है वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है या पॉइंट की प्रॉपर्टी है? अगर आपको मैं एक लाइन पे एक पॉइंट बता दूं तो आप उससे उसके कुछ एंगल का अंदाज़ा लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। जहाँ पे हम 2D में पढ़ते थे तो वहाँ पे स्लोप के बारे में बात करते थे, यानी tan थीटा, वहीं से तो हमें एंगल के बारे में पता चलता था, डायरेक्शन से। सो यहाँ पे भी जो एंगल पता चलता है वो किससे पता चलता है? डायरेक्शन से हमें पता चलता है। सो वही cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है जो हम पहले लगाते थे, जिसके अंदर हम लिखते थे a डॉट बी अपॉन में a का मॉड b का मॉड। बस थोड़ा सा अंतर इस फॉर्मूले में अब ये आ गया कि हमें ये जो a और b है ना, ये दोनों ही क्या होने चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन ऑफ सेकेंड लाइन। तो cos थीटा क्या होगा? b1 डॉट b2, मतलब दोनों लाइंस के डायरेक्शन, अपॉन में b1 का मॉड b2 का मॉड। फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी एक सेंस की बात है कि जो एंगल है वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। किस में लगाएंगे? इसके एंगल्स के बीच में लगाएंगे। एंगल कहाँ से पता चलता है हमें, या सॉरी डायरेक्शन कहाँ से पता चलता है हमें? जो लैम्डा के साथ चीज़ लिखी रहती है उससे। यहाँ पे क्या लिखा रहता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए, यानी कि पॉइंट ऑन द लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू अपनी किसके इक्वल आ जाएगी? a डॉट बी, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ इस भाई का मॉड, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 इंटू में इस भाई का मॉड। सो 1 प्लस 4 प्लस 4,
क्लियर हो गया। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ। तो कितना हो गया 12, ये क्या है 7 है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 3 है। सो 16 19 बाय 21 आ गया। सो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, एंगल निकालना है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 19/21। क्लियर है सारे बच्चों को। क्योंकि वही कॉस थीटा का पुराना फॉर्मूला ही है, बस चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि वो फॉर्मूला आपको अब की बार एंगल के बीच में लगाना है। अभी यहाँ पे लाइन इस तरीके की दे रखी थी तो हमने इनके बीच में लगा दिया। अगर सपोज लाइन, अरे वाह दे ही रखी है अगले में, चलो कोई नहीं, तो उसमें लगा देंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो इसके नीचे ऑफकोर्स 1 लिखा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले ये चेक कर लिया करो इसके अंदर की एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो हो रखे हैं पहले से ही। अब इधर देखो, इसका डायरेक्शन क्या है 2 5 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है -1 8 4 है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x वाले को x के साथ सो -2, y वाले को y के साथ +40 और z वाले को z के साथ +4। यही काम हमने यहाँ पे भी किया था, x वाले को x के साथ तो 3, y वाले को y के साथ तो 4 और z वाले को z के साथ तो 12। क्लियर है। अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ इनका मैग्नीट्यूड करना है तो 2 का स्क्वायर 4 + 25 + 1 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 64 + 16। क्लियर है सारे बच्चों को, शाबाश। सो ये कितना होगा 42 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 30 और ये कितना होगा 80, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, 81 हो रहा है तो 9 हो जाएगा। थोड़ा सा काट सकते हैं, काटना चाहें तो 7 अपॉन में 3√30, ये कॉस थीटा आ गया। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल सकती है अपनी कॉस इनवर्स 7 अपॉन में 3√30। क्लियर हो गया सारे बच्चों को या नहीं हो गया क्लियर? हाँ भाई, नोट करते जाओ सारी चीज और हो सके तो क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स मूव आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the angle so that the given lines are perpendicular. Okay, nice, ठीक है। if the given lines are perpendicular can I say that जो इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है ना। और अगर इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो इनका जो cos थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। सो बस हमें उतना ही काम करना है। पर आप एक बार ध्यान से अगर इन दो लाइंस को देखो तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि अब की बार x y z मतलब सबके कोफिशिएंट्स 1 नहीं है, मतलब कुछ दिक्कत है यहाँ पे। सो मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया x -1 बाय -3। यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 4 - 2 बाय में 2p/7, ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, -7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो x - 1 -3p/7 y -5/1, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो cos थीटा किसकी इक्वल है, मैंने आपको बताया था a डॉट b अपॉन में a का मॉड b का मॉड, यही फॉर्मूला याद रखता हूँ मैं तो, ठीक है। b1 b2 करके करूँगा तो भाई वैसे तो b1 b2 के बीच में लगाना है पर मीनिंग तो सेम है ना, ठीक है। अब अगर एंगल 90 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना। यहाँ पे से भी वही चीज़ आ रही है तो वही काम करेंगे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट को 0 करना। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैं पूरे वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा जो नीचे से दिख रहा है मेरे को, ये किसका डायरेक्शन है, लाइन 1 का डायरेक्शन है। और यहाँ से जो नीचे दिख रहा है वो किसका डायरेक्शन है, लाइन 2 का डायरेक्शन है। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सो -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3p/7 के साथ, तो ये हो गया 9p/7। y वाले को y के साथ तो ये हो जाएगा 2p/7 और z वाले को z के साथ तो हो जाएगा -10। और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा, 11p/7 इज 10, तो p कितना आ जाएगा 70/11। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है गाइस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मामला
अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पे चलते हैं। अच्छा भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको बेटर समझा पाऊँ। ठीक है, कुछ तो मिल गया मेरे को, चलो ठीक है भाई। अब लाइंस जो है ना, देखो हमने क्या पढ़ा था कि लाइंस क्या हो सकती हैं, एक तो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, एक इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, एक पैरेलल हो सकती हैं, इसी तरीके की लाइंस पढ़ी थी। देखो लाइंस एक तीसरी तरीके की भी हो सकती हैं, लाइंस क्यू लाइंस हो सकती हैं। अगर तो लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, इंटरसेक्ट ही हो गई। कोइंसिडेंट हुई तो भाई हर जगह ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ रहा है, किसी पॉइंट पे भी पूछ लें तो, ठीक है। अच्छा भाई, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक तो हमें वो निकालना सीखना है। एक दूसरी तरीके की लाइन भी हो सकती है जो ना पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्क्यू लाइंस, यानी कि ये लाइन ऐसे ट्रैवल कर रही है और ये वाली लाइन ऐसे ट्रैवल कर रही है। दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग बट स्टिल दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज पैरेलल के लिए इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? सेम नहीं है, हल्का सा चेंज है इनके एंगल में और इसलिए ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इस तरीके की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के दो कार्यक्रम हैं अपने पास, एक है स्क्यू लाइंस जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, और एक है पैरेलल लाइंस। स्क्यू लाइंस और एक है पैरेलल लाइंस। ऑफ कोर्स अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, यानी कि बी की वैल्यू जो डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, या फिर यहां से हमें डायरेक्शन पता चलता है। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, देखो हमने एक क्वेश्चन भी अभी यहां पे किया था, पहला ही क्वेश्चन था कि पैरेलल है इसके, ठीक है ना। सो हमने सेम ही डायरेक्शन ले लिया था। फिर एक और क्वेश्चन भी हमने किया था कि जिसके अंदर हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही थी और इससे पैरेलल थी, तो हमारी लाइन का डायरेक्शन भी क्या हो गया था, सेम हो गया था। सो वैसे ही पैरेलल लाइंस अगर अपने पास दो हैं तो उन दोनों का ही डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर स्क्यू लाइंस के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर अपने पास दो स्क्यू लाइंस हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेक्टर फॉर्म लिखूंगा भाई दोनों की, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और यहाँ पे r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, ठीक है। सो अगर तो आप इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए, आप लिख सकते हैं, शिट सॉरी गाइस लाइट चली गई थी, सो स्ट्रगल इज रियल, कोई बात नहीं। हम स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे थे। सो देखो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी गिवन बाय, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, जो पॉइंट्स हैं इन दोनों लाइंस पे, सो a2 माइनस a1, एंड देन आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसका किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के यूनिट वेक्टर के साथ। बेसिकली b1 क्रॉस b2 से आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड देन उसके मैग्नीट्यूड से इसको आप डिवाइड कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो r1 वेक्टर विल बी a1 वेक्टर प्लस लेमडा b and r2 vector will be a2 plus mu times of b, ठीक है। यहाँ पे mu आना चाहिए भाई, क्योंकि दोनों का डिफरेंट कांस्टेंट हो सकता है। अब b दोनों के लिए सेम है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। ऑफ कोर्स ये प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, बट दैट विल बी कंपनसेटेड इन लेमडा एंड म्यू इटसेल्फ। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ भी a2 माइनस a1 ही करेंगे। अब यहाँ पे दोनों b तो सेम ही है, तो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एंगल जीरो पूरा जीरो ही हो जाएगा। सो यहाँ पे आप एक ही b लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना है, बट अब की बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट से इसको मतलब कनेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर एक वेक्टर आएगा, तो आप फाइनली क्या ले लेना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। अभी ज़्यादा इन दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशन में मैं नहीं घुस रहा हूँ, जस्ट दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड टू पैरेलल लाइंस। एक बार क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इन दोनों के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, सो एक सवाल दिया है, सबसे पहले चेक कर लेना आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यहाँ पे लगेगा या फिर स्क्यू लाइंस लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिख के आपको नहीं देंगे, ठीक है। यू हैव टू चेक दैट योरसेल्फ, सॉरी। सो यहाँ पे आप देखो इन दोनों का रेशियो
1/2 का है, अब यहाँ पे रेशियो -1 का हो गया, यानी कि ये पैरेलल नहीं है, ये पक्का स्क्यू लाइन्स ही होंगी, ठीक है। सो इन दोनों में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो d वॉज इक्वल्स टू a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और अपॉन में क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड कर देना है, ठीक है। अच्छा भाई देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सो a2 - a1 किसके इक्वल आएगा, a2 - a1 विल बी इक्वल टू, डिफरेंस कर लो यहाँ पे, किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, i कैप -3j कैप -2k कैप। अच्छा b1 क्रॉस b2 के लिए आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, i j k, यहाँ पे भी किसी को भी पहले बाद में ले सकते हो, हम आखिरी में मॉड लगा देंगे हर चीज़ के लिए, वो सब ठीक हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अब देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, i -3 हो जाएगा यहाँ पे, -j 0 हो जाएगा, प्लस k 3 हो जाएगा। सो ये कितना आ गया, -3i कैप प्लस 3k कैप। हो गई इतनी बात क्लियर। अच्छा भाई अब हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि i कैप -3j कैप -2k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूँगा, b1 क्रॉस b2 के साथ, यानी कि -3i कैप प्लस 3k कैप, और अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो -3 -9 अपॉन i को i के साथ -3, k को k के साथ -6 अपॉन में, यहाँ पे क्या होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो जाएगा। सो ये कितना होगा, -9/3√2, यानी कि -3/√2। अब नेगेटिव है तो मॉड लगा के पॉजिटिव कर देते हैं। इनफैक्ट इस फॉर्मूले में भी आप पूरे में मॉड लगा सकते हो, ताकि अगर कभी भी नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आप उससे पॉजिटिव कर दो, क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज हो सकता है कि आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाए। क्लियर है सारे बच्चों को, चलें आगे। शाबाश भाई, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इन्हीं के एग्जाम में 5 मार्कर टाइप में आने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 3 मार्कर ही आएगा, बट बाकी के अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये सब फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ ये सब थोड़े से 5 मार्कर टाइप बन सकते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अगेन यहाँ पे आप डायरेक्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो कि x y z का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, 1 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे डायरेक्शन इनके चेक करो, 7 - 6 1 1 - 2 1, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। सो अब हम यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। सो a1 सबसे पहले यहाँ लिख लो, क्या होगा, -1 1 -1 -1। लाइट चली गई ना यार उस टाइम पे, दिमाग खराब हो गया, पूरा दोबारा लिखना पड़ गया। वो तो चलो ठीक है, 7 पेजेस ही बचे थे उस टाइम पे, क्योंकि जल्दबाजी में भी करा के ख़त्म नहीं कर सकता, है ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। b1 लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, चलो -6j कैप प्लस k कैप, है ना, और b2 को लिख लेंगे। अच्छा और कोई फॉर्मूला इसका याद मत करना, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी और बाकी सारे फॉर्मूले थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। यहाँ पे मैंने लाइफ ईजीएस्ट करने की कोशिश करी है, पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, देन जो डायरेक्शन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट के बीच का डिफरेंस, डायरेक्शन सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, डॉट मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, आंसर मैच नहीं करेगा फिर, ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस का, तो a2 - a1, तो ये कितना हुआ, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 साइड में करके निकाल लेते हैं एक बार, b1 क्रॉस b2 साइड में निकाल लेते हैं। सो i j k 7 - 6 1 1 - 2 1, सो ये कितना हो गया, i -6 + 2 -4 j 7 - 1 6 प्लस k -14 + 6 यानी कि -8, ठीक है। सो इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना है, -4i कैप के साथ, -6j कैप के साथ, -8k कैप के साथ, और अपॉन में क्या करेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। सो -4 का स्क्वायर 16
-6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर है 64। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, -16 -36 -64 अपॉन में भी सेम ही चीज़ है, तो मेरे को याद ही है लगता है। स्क्वायर रूट ऑफ 116 ये डिस्टेंस आ गया। तो अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लूँगा तो -116 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 116 का मॉड यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 116 ही आंसर आ जाएगा। अगेन यूनिट्स लिख देंगे उसके अंदर, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे, तो यूनिट्स ही लिख देंगे, दैट मच विल बी इनफ। ठीक है, ओके नाइस, आगे चल लेते हैं। शाबाश, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गए। अच्छा भाई, अब देखो बोल रहे हैं फाइंड, अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 हैं बस, ये 1 2 3 और 4 एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइंस। देखो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ आपको चाहिए क्या क्या। एक तो आपको पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए, गिवन है। दूसरा आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ लाइन चाहिए। डायरेक्शन ऑफ लाइन बताने के लिए ये इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं एंड दे हैव टोल्ड यू दैट आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। अब देखो वेक्टर्स में थोड़ा सा चलते हैं। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, तो हम उसके लिए क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, है ना। यानी कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, या फिर इनफैक्ट कोई भी दो वेक्टर्स मेरे पास अगर अवेलेबल हैं और मैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट होता है वो गिवन टू वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सो मैं क्या करूँगा, पॉइंट तो मेरे को पता ही है, मैं इस भाई की डायरेक्शन और इस भाई की डायरेक्शन को उठा करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों के डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या रहेगा, इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर रहेगा और हमारी लाइन भी इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर ही है। आगे बात समझ में। सो देखो पॉइंट ऑन द लाइन तो गिवन ही है। अब डायरेक्शन ऑफ लाइन निकालने के लिए मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, एक बार आप देखो, जो बताया था वही कर रहा हूँ वैसे तो। डायरेक्शन ऑफ लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। डायरेक्शन या पॉइंट लाइन से उठाते समय कभी भी ध्यान रखना कि x, y और z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो ये क्या हो गया, 3 - 16 7 और यहाँ पे क्या हो गया, 3 8 -5। क्लियर है। अब एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो i कितना होता है, 80 -56 तो 24 - j कैप -15 -21 सो -31, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, -15 तो -36 प्लस k कैप 24 माइनस प्लस 42 48 6 8 3 ज़ा 24 प्लस 80 जो भी है 72 हो गया। क्या हो रहा है आज इधर, दिमाग खराब हो रहा है। तो 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। ऑल्दो वी जस्ट नीड डायरेक्शन, सो हम यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, सबको 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हम डायरेक्शन से कंसर्न है, तो पूरा अगर किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो करने को कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आसान है। क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वेक्टर फॉर्म लिखनी है, कोई बात नहीं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर। तो पॉइंट ऑन द लाइन ले लेते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हमें यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। चाहो तो 12 को कॉमन निकाल के लेमडा में एडजस्ट करा जा सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। कार्टेशियन फॉर्म बोलते वो भी लिख देते हैं हम, कौन सी बड़ी बात थी, x - 1/24 y - 2/36 z -4 तो z + 4/72। क्लियर है, चलूँ आगे। शाबाश भाई। अब ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट जो इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, वही कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि यही क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस है। ठीक है, सो मैं एक पॉइंट लेट करना चाहता हूँ इस लाइन के ऊपर
और एक पॉइंट लेट करना चाहता हूँ इस लाइन के ऊपर, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेट कर दूंगा, यानी कि इनके x के कोऑर्डिनेट को भी, y के कोऑर्डिनेट को भी और z के कोऑर्डिनेट को भी मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, उससे हम पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, क्या समझोगे, देखो इधर यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना कि आपको पॉइंट ऑन द लाइन को लेट कैसे करना है, उसको आप लेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ R1 वेक्टर को, ऑल्दो थोड़े से टाइम के बाद आप इसको डायरेक्ट भी लिख पाओगे, अभी के लिए देखो कैसे लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप माइनस 3 लैम्डा k कैप। अगर आप i को कॉमन निकाल लो दोनों में से तो 5 प्लस लैम्डा i कैप, j को कॉमन निकाल लो इन दोनों में से तो 2 माइनस 2 लैम्डा j कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा k कैप। सो अगर आपको फर्स्ट लाइन पे कोई पॉइंट लेट करना है तो आप इसको क्या लेट कर सकते हो, 5 प्लस लैम्डा कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा कॉमा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा। आ गई ये बात समझ में। बेसिकली जो x का कोफिशिएंट था इसे x बोल दिया, y के कोफिशिएंट को y बोल दिया, z के कोफिशिएंट को मैंने यहाँ पे z बोल दिया। हालांकि मेरे को कभी भी ये लेट करना होता है, मैं कभी भी इतना बड़ी कहानी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखता, लेट पॉइंट ऑन R1, लेट पॉइंट ऑन लाइन 1। किस तरीके से लिखता मैं इसे, देखो 5 यहाँ से और लैम्डा इधर से, तो 5 प्लस लैम्डा, 2 इधर से और माइनस 2 लैम्डा इधर से, देन माइनस 1 इधर से और माइनस 3 लैम्डा इधर से। आई होप बात समझ में आई होगी। ये एक पॉइंट लाइन पे माना हमने, एंड पॉइंट ऑन लाइन 2 को क्या मान सकता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी मान लेंगे हम 2 प्लस म्यू। अभी मैं आपको ये पॉइंट को लेट करना सिखा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, अभी कार्टेशियन फॉर्म में भी सिखाऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। y तो है ही नहीं इसमें, तो 0 प्लस 2 म्यू और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस म्यू। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि लाइन 1 पे भी लाई करता है एंड लाइन 2 पे भी लाई करता है। सो अगर ये पॉइंट दोनों पे लाई करता है तो इसके x के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए, इसके y के कोफिशिएंट भी मैच करने चाहिए और इसके z के कोफिशिएंट्स भी मैच करने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो लैम्डा माइनस म्यू किसके इक्वल आ गया, -3 के। अगर इधर भी थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँ तो लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो लैम्डा माइनस म्यू -3 है और लैम्डा प्लस म्यू 1 है। सो ऐड कर दिया जाए तो 2 लैम्डा -2 यानी कि लैम्डा -1, और यहीं से ही मेरे को म्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी, कितनी, लैम्डा -1, तो म्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बार आपको चेक करने के लिए कि क्या ये लाइन सच में इंटरसेक्ट कर रही है भी या नहीं कर रही, आपने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से तो लैम्डा म्यू निकाल लिया, इसको तीसरी में भी आपको सेटिस्फाई करके देख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, -1 -3 इंटू में लैम्डा, तो ये +3 हो गया, और 4 -2, तो देख सकते हैं आप 2 = 2 हो गया। सो कभी कभी वो ऐसे भी बोलते हैं कि शो दैट दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो यहाँ से अभी हमने इसे शो कर दिया। देखो एक पॉइंट इस लाइन पे माना, एक पॉइंट इस लाइन पे माना, दोनों के x को इक्वल कर दिया, दोनों के y को इक्वल कर दिया, दोनों के z को इक्वल कर दिया, वहाँ से मेरे को लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई। अभी तक हमने क्वेश्चन में इतना ही कैलकुलेट किया। हमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हमने पॉइंट को क्या माना था, ये माना था अगर मैं इसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लैम्डा डाल दूँ तो मेरे को पॉइंट भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पॉइंट 4,4,2। आप अगर म्यू यहाँ पे डालोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। देखो म्यू यहाँ डाल के देख लो आप, 4 4 और 2 यहाँ पे डालोगे तो ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, शाबाश भाई। चलूँ आगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट था पॉइंट लेट करना सीखना, फिर क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमने x को y को और z को इक्वल करके वो पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ओके गाइस, बढ़िया सवाल है, अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है। यही सवाल मेरे को तो लगता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा। देखते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 4 - x/2 y/6 इज इक्वल्स टू 1 - z/3। और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 2, 3, -8। और आपको करना क्या है, आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपनी गिवन लाइन पे, ठीक है, एंड देन आपको इसकी इमेज भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आपको इस परपेंडिकुलर का फुट यानी कि ये पॉइंट चाहिए, एंड देन आपको इसकी इमेज भी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये इसकी आई इमेज हो गई, एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो P गिवन है, लाइन गिवन है, आपको F और I के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने, यही सवाल में लिखा है। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट दिस टू दिस लाइन, टू ऑन जो भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा। मैं F को ना कुछ लेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट F को यहाँ पे कुछ लेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या लेट कर लेता हूँ इसको, क्या हो गया इसको भी, मैं पॉइंट F को कुछ लेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस पॉइंट F इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेट किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेट करेंगे, पर पॉइंट लेट करने का तरीका अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले तो हमने से यहाँ पे देख लिया था सिंपली कि I का कोफिशिएंट पूरे इसमें क्या आ रहा है, तो यहाँ से 5 आ गया था, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, तो 5 + लैम्डा x को मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे से y यानी कि j का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, और यहाँ से क्या आएगा -2 लैम्डा, तो 2 - 2 लैम्डा मैंने y की वैल्यू मान ली थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं अगर एक पॉइंट लेट करना चाहता हूँ इस लाइन पे, तो सबसे पहले मैं इस पूरे को लैम्डा के इक्वल मान लूँगा। अगर सपोज अब की बार मैं शुरू और आखिरी वाले को सिर्फ इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप इस बात को या नहीं समझ रहे? तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा इधर गया, -4 इधर गया, तो कितना हो जाएगा, आई गेस 4 - 2 लैम्डा हो जाएगा। तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, 4 - 2 लैम्डा। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, 4 - 2 लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूँ, सो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, 6 लैम्डा हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूँ, सो कितनी हो जाएगी, 1 - 3 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा। इसको इधर ले जाएंगे, 1 - z इज इक्वल टू 3 लैम्डा, इसको इधर ले आएंगे, 1 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू z। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? सो ये पॉइंट ऑन द लाइन मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं जो हमारा PF लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, डायरेक्शन रेशियोज, DRs ऑफ PF। अब मेरे को यही पॉइंट चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को लैम्डा की वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर ये मिल गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि फिर मिड पॉइंट फार्मूला से इमेज निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बस मेरे को चाहिए एक बार। ठीक है, देखो भाई, DRs ऑफ PF कैसे निकालूंगा, आप F में से P को सब्ट्रैक्ट कर दो, P में से F को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 2 लैम्डा, x में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा -3, एंड देन इसमें से मैंने इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 9 - 3 लैम्डा। वैसे तो मैं सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, पर पता नहीं क्यों शक सा हो रहा है खुद पे। 9 - 3 लैम्डा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 2 सब कुछ सही है। अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये PF और हमारी लाइन, ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos थीटा 0 है, यानी कि इन दोनों के डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अगर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को आपको यूज़ करना है तो हम उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके डायरेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके डीआर्स यहाँ पे गिवन है, लाइंस के डीआर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस लाइन के डीआर्स और इस लाइन के डीआर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ दैट शुड कम 0। सो -2 इंटू में 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 इंटू में 6 लैम्डा माइनस 3 माइनस 3 इंटू में 9 माइनस 3 लैम्डा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस मेरे को मिल जाएगी। -4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 18 माइनस 27 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हुआ? 45 लैम्डा, 49 लैम्डा हो गया इधर से, और इधर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22, तो ये भी 49 हो गया। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? अपने पास 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरे को ये जो पॉइंट था F ये मिल गया। लैम्डा 1 डालो इसमें तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया और ये -2 आ गया। आई होप इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई होगी। किया क्या? सबसे पहले मैंने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेट किया F। कैसे? इस पूरे को लैम्डा के इक्वल मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाली, तो ये पॉइंट ऑन द लाइन हो गया। अब मैंने इसके डीआर्स निकाले और लाइन के डीआर तो गिवन थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। दिस डॉट प्रोडक्ट शुड कम 0 क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही मेरे को लैम्डा मिला मैंने वापस इस पॉइंट में उसे रख दिया तो मेरे को क्या मिल गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर F मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और समझो। क्या समझोगे? यहाँ पे ये समझो कि अगर तो ये पॉइंट F है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं 2 6 -2, ठीक है, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3 -8, और ये I है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को PQR मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और एक बार देखता हूँ ये कलर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। चलो कलर तो सही दिख रहा है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो फुट ऑफ, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी तो उसकी इमेज बनती है ना, यानी कि दिस शुड बी द मिड पॉइंट। तो अगर मैं F को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना चाहिए टू गेट द मिड पॉइंट। सो देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 + P बाय 2 शुड बी 2, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 2। देन 3 + Q बाय 2 शुड बी 6, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 9। एंड देन -8 + R बाय 2 शुड बी -2, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। तो अपने को इस तरीके से इमेज ऑफ द पॉइंट भी मिल गई। कई बार हो सकता है आपसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पूछ लें। सो आपको P पता है, आपको F पता है, डिस्टेंस फार्मूला से आप PF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक और बार रिपीट पे देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज वीडियो, और मतलब पूरे 3D का भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने एक ऐसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 लाइन्स। देखो अगर तो हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमें एक तो पॉइंट ऑन लाइन चाहिए, वो तो मिल जाएगा। देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। सो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर तो लाई करेगा ही करेगा, है ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट तो मिल जाएगा। अब बात रही डायरेक्शन की। मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसका डायरेक्शन क्या था, B1 था, और इसका डायरेक्शन क्या था, B2 था। अगर मेरे को कभी भी एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करके, जो कि इस केस में 1 है, इनको ऐड कर देता हूँ। तो B1 कैप प्लस B2 कैप मेरे पास क्या रहेगा, इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रहेगा। इसके पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास 2 वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, एक का थोड़ा कम है, तो वो जिसका ज़्यादा है वो अपनी तरफ रिजल्टेंट को इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे कि अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट शुड पास एग्जैक्टली फ्रॉम
एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडिल, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर ले रहा हूँ, एंड और बेटर क्या वे हो सकता है कि मैं इन दोनों को यूनिट वेक्टर ही बना लूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए और दूसरा डायरेक्शन ऑफ लाइन चाहिए। तो पॉइंट ऑन द लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैंने लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो पॉइंट क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पे अगर पॉइंट है तो इसको म्यू के इक्वल मान लेते हैं। सो एक इसके इक्वल आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 4, सॉरी 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू ही आ जाएगा, तो ठीक है। अच्छा भाई, अब सब कुछ सही है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन दोनों के एक्स मैच करने चाहिए, इन दोनों के y भी मैच करने चाहिए और इन दोनों के z भी मैच करने चाहिए। म्यू की वैल्यू ये उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल है थोड़ा सा। 3 लैम्डा प्लस 1 ये इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ म्यू क्या है 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। सो 3 लैम्डा प्लस 1 शुड बी 8 लैम्डा प्लस 6, सो -5 शुड बी 5 लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज -1। अब देखो लैम्डा -1 मिल गया है तो आगे का करने की ज़रूरत नहीं है, म्यू निकाल के नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ डाल दो, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी -1 ही आ जाएगी। अब सपोज आप यहाँ पे -1 डालते हैं तो ये कितना आ रहा है -1 ओ ये भी -1, अच्छा म्यू -1 डालने से भी सेम आ रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ऑन द लाइन तो हमें मिल गया, ये क्या है -1, -1। अब डायरेक्शन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या करना है, b1 कैप प्लस b2 कैप करना है। सो b1 वेक्टर किसके इक्वल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो b1 कैप किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 16, 25, स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 i कैप प्लस 3 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 29 j कैप। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट मैं ये बताना चाहता था कि अगर एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, सो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कि दोनों का मतलब यूनिट वेक्टर करके आपको ऐड करना है, ठीक है। एट टाइम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं पर अभी के लिए उसको छोड़ देता है थोड़ा सा। दैट डिपेंड्स कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, पर उतना नहीं पूछेंगे आपसे। b2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, 5i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था तो यूनिट वेक्टर भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा सेम नहीं है, 1k कैप है यहाँ पे, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। सो इसका मैग्नीट्यूड √30 आ जाएगा b2 कैप। सो 5 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 30i कैप प्लस 2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 30j कैप। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो 25 प्लस 4 प्लस 1 का रूट अंडर 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 30k कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लाइन का डायरेक्शन, मतलब मिला नहीं है, मिल जाएगा। कैसे, अब देखो लाइन की इक्वेशन ही मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, तो पॉइंट ऑन द लाइन तो पता ही है अपने को, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इन दोनों का, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2 बाय 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 i कैप प्लस b1 कैप प्लस b2 कैप करना है आपने, प्लस 2 बाय √30 j कैप प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 k कैप। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। सो मेन चीज़ है लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे लेट करते हैं, तो इस पूरे को लेमडा के इक्वल करो, x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर तो ये किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर तो ये वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ से आप सेम मतलब i के कोफिशिएंट्स को उठा सकते हैं, तो यहाँ से 2 प्लस म्यू क्या आ गया, x का आ गया, y का यहाँ से है ही नहीं तो 2 म्यू डायरेक्ट आ गया,
और के लिए हम क्या करेंगे 4 माइनस म्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ओके गाइज, सो थैंक यू। आज की क्लास में थोड़ी सी ट्रबल तो ही, लाइट चली गई थी, बट कोई बात नहीं, वी मैनेज दैट थिंग ऑल्सो। तो अगली क्लास में आपसे मैं मिल लेता हूँ और अगली क्लास में आगे देखते हैं हम क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पूरा कैलकुलस पूरा कर दिया, ठीक है। तो आप लोग का भी अगर बैकलॉग बन गया तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से जाके आप उसे चेक करो और उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ स्टार्ट कर दो। तो वी हैव डन टिल नाउ कैलकुलस एंड वेक्टर 3D। अब एलपीपी प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है, और जल्दी नई क्लास में आपसे मैं मिल लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।